मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संविधान की प्रस्तावना पर विचार करें। पिछले व्याख्यान में हमने यह देखा था कि संविधान सभा के सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक की अवधि में अनेक प्रकार की वाद विवाद और बहस के बाद संविधान को अंतिम रूप दिया और उसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया। 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और पुराने स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होगा। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ और वही संविधान आज भी 100 से अधिक संशोधनों सहित भारत में चल रहा है। अब इस संविधान की प्रस्तावना पर विचार करें। प्रस्तावना पर विचार करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताया जाना आवश्यक है कि उस जमाने के जो राजनेता होते थे या राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे राष्ट्र को समर्पित थे और वस्तुतः वे राजपुरुष थे, स्टेट्समैन थे, जिन पर हम भारतीयों को गर्व हो सकता है। इसी राष्ट्रीय भावना ने उन्हें एकजुट होकर के संविधान निर्माण और संविधान की स्वीकृति के लिए प्रेरित किया। संविधान सभा की बैठकों में खुलकर बहस हुआ करती थी। बहस लंबी भी चलती थी, लेकिन लंबी बहस के कारण किसी या अन्य किसी आधार पर अन्य सदस्यों में असंतोष का भाव उत्पन्न नहीं होता था। मतभेद होते थे, लेकिन इन मतभेदों को बहुमत के बल पर नहीं, अपितु समझा बुझा करके उन्हें उस व्यवस्था के लिए सहमति प्राप्त की जाती थी। उन्हें अनेक प्रकार से तर्क दे करके, अनेक प्रकार की बातों को उदाहरण दे करके उन्हें संसदीय व्यवस्था के प्रति उनमें एक विश्वास उत्पन्न किया गया था। यहाँ पर जोर जबरदस्ती का कोई वातावरण नहीं था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि उन सदस्यों के बीच मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं होते थे। और आज के उदाहरण, आज की तुलना उसके साथ करके देखिए कि आज की स्थिति यह है कि एक दल का नेता दूसरे दल के नेता से नजरें तक नहीं मिलाता, हाथ तो मिलाना बहुत दूर की बात है। इतना ज्यादा विरोध हो रहा है आज के नेताओं में कि वे एक दूसरे से बात करना तक भी उचित नहीं समझते। लेकिन उस जमाने में सदस्यों के बीच मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। विचार अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता थी संविधान सभा में और सबको मिलजुल करके काम करते थे, क्योंकि राष्ट्रीयता का भाव उनमें आज की तुलना में कई गुना अधिक दिखा जा सकता था। तो अब चलें प्रस्तावना की ओर। प्रस्तावना मतलब बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि या संविधान का उद्देश्य कि इस संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है, सबसे पहले संविधान कहता है हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना की यदि विवेचना करें, प्रस्तावना तो आप किसी पुस्तक में देख सकते हैं, और इस प्रस्तावना पर यदि विचार करते हैं तो 4 बिंदु हमारे सामने आते हैं। पहला, संविधान का स्रोत क्या है। दूसरा, शासन व्यवस्था का स्रोत कैसा होगा। तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है। और चौथा, संविधान को स्वीकृत करने की तिथि और किस प्रकार से उसको स्वीकार किया गया है ये। तो इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम संविधान की प्रस्तावना को समझ सकते हैं। सबसे पहला है संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत क्या है? जनता है। जनता से शक्तियां प्राप्त होती हैं और जो शक्ति प्राप्त करता है वह जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के इस कार्य को संपन्न किया है, संपादन किया है। यह संविधान जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए निर्मित किया गया है। मतलब जनता संप्रभु है। और चूंकि संविधान सभा का गठन राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, राज्य विधानसभाओं का गठन जनता के निर्वाचन से हुआ था, इसलिए जब संविधान
संविधान सभा के द्वारा पारित हो गया तो यह तय किया गया कि अब इस पर विधानसभाओं की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मिलकर के संविधान का गठन किया और उस संविधान सभा ने इसे पारित किया। और जनमत संग्रह बहुत ज्यादा पेचीदगी भरा काम था, इसलिए जनमत संग्रह के विचार को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। तो संविधान सभा ने जो संविधान पारित किया उसी संविधान को यह मानते हुए लागू कर दिया गया कि संविधान सभा एक प्रातिनिधिक संस्था है, संप्रभु संस्था है, क्योंकि इसी संविधान सभा में जिसको बहुमत मिला था उसको मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार मिला और सरकार की स्थापना हुई और उसी सरकार को अंग्रेजों ने सत्ता का हस्तांतरण किया था। तो ये था संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत है जनता। दूसरा है शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में 3-4 बिंदु हैं। सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता। यह पहला बिंदु है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता युक्त। संप्रभुता के बारे में कुछ बातें बताएं। संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहते हैं, सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। यह सर्वोच्च सत्ता कहां होती है? जो राज्य में सर्वोच्च होता है उसके ऊपर कहीं कोई नहीं होता, उसके अधीन सब कोई होते हैं। ऐसी सर्वोच्च सत्ता को संप्रभुता कहते हैं। उसके ऊपर कोई नहीं लेकिन उसके अधीन सब कोई, वह संप्रभुता कहलाता है। तो इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड में संप्रभुता संसद में निहित है। यदि आपसे कोई पूछे इंग्लैंड में संप्रभुता कहां पर है, आप एक शब्द में जवाब देंगे तो ब्रिटिश संसद या संसद, पार्लियामेंट। जहां पर तानाशाही व्यवस्थाएं होती हैं या निरंकुश शासन होता है, वहां पर वह निरंकुश व्यक्ति संप्रभु होता है, सबसे शक्तिशाली। लेकिन जहां पर प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है वहां पर संप्रभुता कहां होती है इसका पता लगाना संभव नहीं है। एक उदाहरण लीजिए, जैसे भारत में संसद संप्रभु नहीं है। संप्रभु कौन है? क्या संसद जो भी कानून बनाएगी वह सर्वोच्च होगी? नहीं, उधर न्यायपालिका बैठा हुआ है। न्यायपालिका संसद के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, तो न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई? नहीं, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय को संसद संशोधन करके, मतलब कि संशोधन अधिनियम पारित करके उसे बदल सकती है। तो संसद इधर बड़ी हो गई। तो आखिर कौन बड़ा है? संसद बड़ी है या न्यायपालिका? तो न तो संसद बड़ी है न न्यायपालिका बड़ी है, अपितु दोनों ही बड़े हैं। लेकिन इन सब के बावजूद संप्रभुता का प्रतीक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति संप्रभुता का प्रतीक होता है। उसके पास जो भी शक्तियां हों, लेकिन जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वह संप्रभुता का प्रतीक होता है। तो भारत में संप्रभुता कहां निहित है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों में मिलाकर के निहित है। कोई एक संगठन, कोई एक संस्था सर्वोच्च नहीं है, अपितु इनके बीच शक्ति संतुलन बना हुआ है। यदि संसद गड़बड़ करेगी न्यायपालिका रोकेगी, न्यायपालिका गड़बड़ करेगा संसद रोकेगी। एक संतुलन है। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के बाद भारत की संप्रभुता सीमित होगी। नो, क्योंकि राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राष्ट्रों का समूह है। 1947 के पहले, मतलब जब भारत पराधीन था, तो इसका नाम था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद जब भारत ने इसका सदस्य बनना स्वीकार किया, तब पंडित नेहरू के इसरार पर इस शब्दावली ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से ब्रिटिश शब्द को हटा दिया गया, केवल राष्ट्रमंडल रखा गया। पहले ब्रिटिश राष्ट्रमंडल था, अब केवल राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ। तो इस प्रकार से भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, उसके ऊपर कोई नहीं है।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्दावली 42वें संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। मूल संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया। यह समाजवाद के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं कि समाजवाद शब्द जो है, जब तक सोवियत संघ का अस्तित्व था या दुनिया में साम्यवादी व्यवस्थाएं विभिन्न देशों में प्रचलित थी, तब तक भारत में समाजवाद किस प्रकार से लागू किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं का सरकारीकरण, समानता की स्थापना का प्रयास, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें गवर्नमेंट खोलती जा रही थी, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अब सरकारीकरण चीजों का नहीं हो रहा है, कार्यों का सरकारीकरण नहीं हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। लेकिन अब समाजवाद का अर्थ बदल गया है। क्या गवर्नमेंट शासन इस प्रकार से कार्य करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्य मिले, हर हाथ को काम मिले, इस प्रकार ऐसा प्रयास सरकार करेगी। कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, फूड सिक्योरिटी बिल लाया जा रहा है, हेल्थ सिक्योरिटी बिल लाया गया है। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, खाद्य पदार्थों के बारे में, आवास के बारे में किस प्रकार से शासन व्यवस्थाएं कर रही है। तो समाजवाद का अर्थ ये अब हो गया है। पहले शासकीकरण हुआ करता था, अब नहीं। फिर पंथ निरपेक्ष, यह शब्द भी 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष अलग अलग चीजें हैं। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष की घोषणा करता है। हर पंथ को अपना, हर पंथ के अनुयायियों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने, उसको अपनाने, उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तीसरी चीज, राष्ट्र का अपना कोई पंथ या धर्म नहीं होगा। राष्ट्र शासन धर्म के मामले में, पंथ के मामले में तटस्थ होगा। वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। यह है पंथ निरपेक्षता। भारत की सरकार पंथ निरपेक्ष है, सेक्युलर है। अनेक प्रकार की बातें हैं इसके बारे में। अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई है। उस याचिका के अंतर्गत, उस याचिका का जवाब, उस याचिका पर निर्णय देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि मदरसा एक निजी संस्थान है, एक धार्मिक संस्थान है, तो उसको सरकार कैसे अनुदान दे सकती है जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। संविधान कहता है कि किसी भी सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। जब एक मदरसा धार्मिक संस्था है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो ऐसे धार्मिक संस्थाओं को सरकार अनुदान कैसे दे सकती है। अभी न्यायालय ने नोटिस जारी करके पूछा है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को। तो खैर, पंथ निरपेक्षता के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात है, उस पर बाद में देखेंगे। तो भारत का संविधान, भारत का शासन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र का मतलब जहां पर जनता के हाथ में शासन सत्ता होती है, तो पूरी जनता एक साथ शासन नहीं कर सकती, इसलिए वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। 1950 के बाद 1952 में पहला चुनाव हुआ था। 1952 से लेकर के आज 2023 तक कई बार लोकसभा का, विधानसभाओं का, राज्यसभाओं का, विधान परिषदों का चुनाव हो चुका है। नियमित रूप से चुनाव हो रहे हैं और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 75 साल बीत जाने के बाद भी भारत में कोई भी राजनीतिक दल यदि चुनाव हारता है या पिछली सरकार हार जाती है, तो वह नई सरकार को सत्ता का हस्तांतरण देने के मामले में कोई मनमानी नहीं करती। सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है।
आप अमेरिका में थोड़ा सा भी देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जब पिछला चुनाव हार गए तो उन्होंने अपने साथियों और अनुयायियों के साथ मिलकर के वाशिंगटन में खूब धूम धड़ाका किया था, हंगामा किया था, तोड़फोड़ किया था। आज उसका केस चल रहा है। अमेरिका में इसके पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी थी कि चुनाव हों और चुनाव के बाद जो भी निर्वाचित होगा वह व्यक्ति चुपचाप शपथ ग्रहण करता था, पद धारण करता था। पराजित व्यक्ति कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करता था। ये पहली बार अमेरिका के इतिहास में हुआ है। भारत में आज तक जितने भी चुनाव हुए, चाहे कोई भी सरकार, पिछली सरकार हार गई हो, नई सरकार जो बनी, जिसको जनता ने बहुमत से निर्वाचित किया, उसके हाथ में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। कोई गड़बड़ आज तक नहीं हुआ है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था। और फिर है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जहां पर कोई भी पद वंशानुगत आधार पर आरक्षित नहीं होता। कोई भी पद भारत में वंशानुगत नहीं है। एक दूसरी चीज, जहां पर कार्यपालिका का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो निर्वाचित होता है, उसका कार्यकाल सीमित होता है, उसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था है। कोई भी पद किसी भी वंश या परिवार के लिए आरक्षित नहीं है। इस प्रकार से यह शासन का स्वरूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके बाद देखें तीसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है अपने नागरिकों को सबसे पहले न्याय देना। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना। सामाजिक न्याय, कोई छोटा बड़ा ना हो, सबके साथ उचित व्यवहार हो, समान व्यवहार हो। आर्थिक न्याय, व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास की चिंता से दूर करना। राजनीतिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने की अनुमति, ये राजनीतिक न्याय। दूसरा, स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसलिए आप देखिए, लोग इस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। सरकार की आलोचना करिए, राष्ट्र की तो आलोचना मत करिए। यदि आप राष्ट्र के विरुद्ध बोलते हैं तो यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपमान है। इसलिए विचार अभिव्यक्ति भी एक तरीके से होना चाहिए। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, और आगे विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता होती है, यह स्वतंत्रता है। फिर समता या समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता दी जाएगी। समाज में यदि समानता की स्थापना होगी तो वहां पर सभी चीजें ढंग से चलेंगी। एक बात ध्यान रखें, प्रजातंत्र का मूल आधार तीन है। तीन इसके आधार हैं: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व। ब्रिटिश प्रजातंत्र को दुनिया का श्रेष्ठ प्रजातंत्र माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश प्रजातंत्र मेरी दृष्टि में आदर्श नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश प्रजातंत्र में समानता की स्थापना नहीं की गई है। ब्रिटिश प्रजातंत्र में समानता नहीं है, वहां पर अभी भी समाज में असमानता व्याप्त है। और जब प्रजातंत्र का एक मूल आधार वहां पर नहीं है तो किस प्रकार से हम ब्रिटिश शासन को प्रजातांत्रिक, श्रेष्ठ प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसे कर सकते हैं? तो विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप अपनी इच्छा अनुसार उपासना कर सकते हैं, धर्म के आधार पर या अपने विश्वास के आधार पर सब काम कर सकते हैं। फिर समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर आगे है बंधुता, फ्रैटर्निटी। जब तक बंधुता का भाव लोगों में नहीं होगा,
जब तक बंधुता का भाव लोगों में नहीं होगा, कोई भी देश एकता और अखंडता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्र में रहने वाले हर लोगों के बीच बंधुता का भाव होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो, समाज का हो, पंथ या धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भी प्रकार की संस्कृति का हो, उनके बीच बंधुता का भाव होना चाहिए। और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाना, राष्ट्र की एकता ही मूल संविधान में था। 42वां संशोधन 1976 के अंतर्गत उसमें अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। तो ये सब संविधान का उद्देश्य है, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के उद्देश्य से। तो देखिए कितना व्यापक प्रस्तावना का उद्देश्य है। संविधान का उद्देश्य क्या है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के उद्देश्य से दृढ़ संकल्पित होकर शुरू होता है। हम भारत के लोग अपने नागरिकों को ये सब करते हुए दृढ़ संकल्पित होकर के आज दिनांक, संविधान की तिथि, स्वीकृति की तिथि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, और उसमें तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 को इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, मतलब कानूनी रूप देते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना का विस्तृत रूप हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न एक उठता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो इसकी व्याख्या तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रारंभिक व्याख्या में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती 1973 के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रस्तावना को लागू करने के लिए न्यायपालिका में जाया नहीं जा सकता। ये आदर्श है। यदि इस आदर्श को लागू नहीं किया गया अभी तक सरकारों के द्वारा, तो न्यायपालिका से आदेश लेकर के आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी देश हो, चाहे छोटा से छोटा देश हो, चाहे बड़ा से बड़ा देश हो, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी समस्याएं होती हैं और दुनिया का कोई भी देश समस्या मुक्त नहीं है। जितना बड़ा बांस उतना बड़ा पोला। जितनी आपकी आय होगी उसी के अनुसार आप जीवन यापन करेंगे। यदि अधिक आय होगी तो अधिक अच्छी तरह से जीवन यापन करेंगे, तब भी आपको पैसे की कमी होगी। और यदि कम आपके पास आय के स्रोत हैं तो उसमें भी जो जीवन यापन करेंगे वहां पर भी समस्या होगी। तो कोई भी राष्ट्र दुनिया का समस्या मुक्त नहीं है। सब के सब किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त है। ये आदर्श है। ये हुई समस्या। अब थोड़ा सा देखें राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में। कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं? सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज। इसका साइज 3x2 होना चाहिए। 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा। ये अनुपात 3:2 ये उसका साइज है। फिर 24 तिलियां होती हैं अशोक चक्र के अंतर्गत। 24 तिलियां 24 घंटे का प्रतीक है। इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। फिर दूसरा है राज चिन्ह, त्रिमूर्ति सिंहों का, 3 सिंहों का, वैसे 4 सिंह होते हैं, चौथा सिंह पीछे तरफ होता है इसलिए दिखता नहीं है, तो ये त्रिमूर्ति कहा जाता है इसे। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। तीसरा आदर्श। भारत का आदर्श क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इसे हमेशा देवनागरी लिपि में ही लिखा जा सकता है। आप अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में नहीं लिख सकते। इसे केवल देवनागरी लिपि, यही देवनागरी लिपि, हिंदी लिपि, इसी में ही आप लिख सकते हैं। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह हमारे देश का आदर्श है। चौथा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान है जन गण मन। यह 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया और
27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। इसको गाने में 52 सेकंड लगना चाहिए। इसकी अवधि निर्धारित की गई है 52 सेकंड। इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान। फिर है पांचवा राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है और इसे 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले मतलब कि आज से लगभग 40-50 साल पहले हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे या मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, उस समय तक मुझे अच्छी तरह से याद है राष्ट्रगीत में हम जनगण मन गाते थे और राष्ट्रगान वंदे मातरम कहा जाता था। लेकिन अब राष्ट्रगीत जनगण मन हो गया है, राष्ट्रगान वंदे मातरम हो गया है। कैसे हुआ, कब हुआ, ये मैं बता पाने में समर्थ नहीं हूं। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम जब प्राइमरी स्कूल में मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तो राष्ट्रगीत गाने की जब बात होती थी, यदि अनाउंस हुआ राष्ट्रगीत अब शुरू करें, प्रार्थना के समय स्कूल में प्रार्थना होती है, प्रेयर, तो उस समय जब राष्ट्रगीत शुरू करें ऐसा कहा जाता था तो हम जनगण मन ही गाते थे। फिर राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? एक बार मैं कक्षा में था और यही चीज बता रहा था तो मैंने क्लास में पूछा भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। एकदम से एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, उसने कहा बाबूलाल। क्लास में सबने उसकी बातों पर सहमति जाहिर की, केवल मुझे हंसी आई। मैंने कहा बाबूलाल क्या है? बाबूलाल कैलेंडर वो देखता है और स्वाभाविक है बाबूलाल कैलेंडर बहुत लोकप्रिय है, तो उसने इसी आधार पर बाबूलाल बोल दिया, लेकिन वह गलत है। सही क्या है? जो बाबूलाल कैलेंडर है जिसमें जनवरी से दिसंबर तक माह होते हैं, 365 दिनों का एक वर्ष होता है, हर चौथे साल फरवरी 29 की हो जाती है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को भारत सरकार ने स्वीकार किया है। और दूसरा, भारत में शक संवत को स्वीकार किया गया है, विक्रम संवत को नहीं। जबकि संविधान की प्रस्तावना में जो तिथि अंकित है मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006, यह विक्रमी संवत की तिथि है। और 26 नवंबर 1949 ग्रेगोरियन कैलेंडर की अनुसार तिथि है। लेकिन भारत की सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को स्वीकार किया है। शक संवत को स्वीकार करने के पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे तर्क यह है कि शक संवत में तिथियां निश्चित होती हैं, विक्रम संवत में तिथियां घटबढ़ होते रहती हैं। जैसे 2 एकादशी, 2 अष्टमी, 2 पंचमी, कई बार 2 माह में वृद्धि हो जाती है जिसे खर मास कहते हैं। विद्वान पंडितों में बहुत ज्यादा विवाद होता है। कोई कहता है कि अष्टमी एक ही है, कोई बोलता है अष्टमी कल से शुरू होगी या अष्टमी 2 बार होगी। ऐसा विवाद शक संवत में नहीं होता और शक संवत हर वर्ष 22 मार्च को शुरू होता है। उसका 21 मार्च को अंतिम तिथि होती है और 22 मार्च से उसका नया वर्ष शुरू होता है। इसलिए चूंकि विवाद नहीं है शक संवत में, इसलिए शक संवत को सरकार ने स्वीकार किया 22 मार्च 1957 को। इसके बाद राष्ट्रीय पशु बाघ। इसका बायोलॉजिकल नाम है पैंथर टाइग्रिस लिनेयस। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, इसका भी बायोलॉजिकल नाम है पाओक्रिस्टेक्स लिनेयस। और अंतिम है देश का नाम क्या है? देश का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है। इस प्रकार से आज ये प्रस्तावना और राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही।
फिर अगले व्याख्यान में मिलेंगे। आपको धन्यवाद।